नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कल जो पाकिस्तानी आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, आज उसके कबूलनामे का वीडियो रिलीज हुआ है। अली बाबर पात्रा नामक 19 साल के इस आतंकवादी ने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं और पाकिस्तान के चेहरे से सारे नकाब खींच लिए हैं। आज आतंकवादी बाबर बोलेगा और आज तक पर सारे राज खोलेगा। यह आतंकवादी बताएगा कि कैसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के जरिए इसे ट्रेनिंग मिली, किस तरह यह जिहाद के मकसद से आया और भारत की जमीन पर खून बहाना चाहता था और अब पाकिस्तान के युवाओं को यह जिहाद के रास्ते पर न चलने की नसीहत क्यों दे रहा है। आतंकवादी अली बाबर अपने कबूलनामे की वीडियो में जो बातें बोल रहा है, उन्हें अगर इमरान खान की बातों से मैच कराया जाए तो पाकिस्तान की कथनी और करनी का फर्क एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए यह काम भी हम खबरदार में करेंगे। आगे इस आतंकवादी के वीडियो की कॉपी FATF सहित आतंक के प्रसार पर नजर रखने वाली तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने जरूर जाएगी और इससे पाकिस्तान को आतंक की ग्रे लिस्ट से सीधे ब्लैक लिस्ट में डालने की बात आगे बढ़ेगी। LAC के पास उत्तराखंड का बाराहोती अब टकराव और तनाव का नया पॉइंट बन गया है। बातचीत से विवाद सुलझाने की बातें कहने वाले चीन के करीब 100 सैनिकों ने पिछले महीने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। यह जानकारी अब सामने आई है। बाराहोती वही इलाका है जहां चीन ने 1962 की जंग से पहले भी घुसपैठ की थी। इस इलाके में विवाद की वजह से घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। चीन ने LAC के पास निर्माण भी बढ़ाने के प्रयास किए हैं। तालिबान ने एक चिट्ठी भेजकर अफगानिस्तान और भारत के बीच कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू करने की रिक्वेस्ट भेजी है। सुनने में यह भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन इसमें तालिबान की एक साइलेंट फ्रेंड रिक्वेस्ट है, जिससे वो भारत और दुनिया के तमाम दूसरे देशों से मान्यता लेना चाहता है। इस चिट्ठी वाले अनुरोध और तालिबान राज की हकीकत को एक साथ रखकर देखना होगा। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस पर आपके दिल को खबरदार करने वाला एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। भारत के अधिकतर लोग सोचते हैं कि हृदय रोग बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन कड़वा सच यह है कि पुरुषों में हार्ट अटैक के आधे मामले 50 वर्ष के से कम उम्र के होते हैं। हृदय रोग से कैसे बचना है, यह जानने के लिए महात्मा गांधी वाला फिटनेस फॉर्मूला आपको हम बताएंगे। लेकिन आज खबरदार में सबसे पहले हम पाकिस्तान में आतंकवादियों की फैक्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट की ग्लोबल लॉन्च का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान के बारे में अब दुनिया भर में यह आम राय कायम हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई का ठेका पाकिस्तानी सेना और ISI के पास है और यह कच्चा माल होता है पाकिस्तान के गरीब और बेरोजगार नौजवान, जिनका ब्रेन वॉश करके ISI आतंकवादी बना देती है। 26 सितंबर को कश्मीर में एक ऐसे ही पाकिस्तानी आतंकवादी को सेना ने पकड़ा था, जिसे आज दुनिया के सामने पेश किया गया। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो सिर्फ एक आतंकवादी का कबूलनामा नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना और ISI के खिलाफ 100% सर्टिफाइड गवाही। कबूलनामा नंबर 1, पाकिस्तानी सेना और ISI ने ब्रेन वॉश किया। कबूलनामा नंबर 2, पाकिस्तानी सेना ने भारत में घुसपैठ करवाई। जो हमारे दूसरे साथी जो छोड़ में आए थे, लेकिन तो ऊपर के दो रहते थे मंदिर आना था, कोई पीछे बात साथ में पीछे मैंने बाकी और हम दो ने और के अंदर एक पार कर गए थे। कबूलनामा नंबर 3, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में ISI पाक सेना। इसका हाथ है बोल रहे ये सारे और ये एक पीली कार एक फोर्स है और पे लगी। मैं सिविल और मस्का कैसे देख पा सकता हूं और मैंने शुक्रिया से ले गया। कबूलनामा नंबर 4, हमें पाकिस्तान ने हथियार दिए। तो हमने तो प्यार किया, भूल गया तो हम लोग प्यार किया और लोग क्या करेंगे, हमें पाकिस्तान के लोग शेयर करते हैं पाकिस्तान तो कबूलनामा नंबर 5, 13 सितंबर को घुसपैठ के ऑर्डर मिले थे। कौन सी तारीख को आपको बोला गया कि आपको इन्फिल्ट्रेट करना है? 13 को बताया गया। ये एक पाकिस्तानी आतंकवादी का कबूलनामा है जो पाकिस्तानी सेना
और आईएसआई के खिलाफ गवाही दे रहा है। ना कोई गुप्त लोकेशन, ना ऑडियो वीडियो से छेड़छाड़ का कोई शक, सीधे सवाल, सीधे जवाब, बिल्कुल लाइव। अगर ये था कि कोई कार्रवाई नहीं करनी, अभी फील्ड में कर देना चाहिए। हमने ये बताया था आप क्लास में आए तो बताया नहीं, हम करके समझे आए ना, आपने फील्ड में बहुत अच्छी है और कुछ ना, और मैंने कहना तो आपको बंदा रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद बहुत कुछ ना आपको बहुत बता देगा आगे क्या। पत्रकारों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के भारत विरोधी रोल को डिकोड करने वाला यह शख्स ना तो कोई इंटेलिजेंस अफसर है और ना ही भारतीय सेना का कोई उच्चाधिकारी। नाम बाबर पात्रा, निवासी ओकारा, पाकिस्तान। लश्कर-ए-तैयबा के इस पाकिस्तानी आतंकवादी को भारतीय सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते पकड़ा था। उसके पास से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। शुरू किया तो फैक्ट्री में तो उधर आसमान में लड़का था तो उसके साथ वो लश्कर के लिए 22 के लिए लड़के इकट्ठे करने का काम करता था। तो मुझे नहीं पता था, तो उसने मेरे से बात हुआ कि कोई ऐसे थी तो ऐसे भी पाकिस्तान का आतंकवादी ऑन कैमरा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के टेरर मॉड्यूल को डिकोड कर रहा है। वो बता रहा है कि आतंकवादी चाहे जैश का हो, लश्कर का हो या हिजबुल मुजाहिदीन का, उसे टेरर ट्रेनिंग देने का ठेका आईएसआई और पाक सेना के पास है। पाकिस्तानी आतंकवादी बाबर ने खुलासा किया कि जब वो 17 साल का था तब 2019 में वो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के चंगुल में फंसा। 2021 यानी इसी वर्ष उसकी हाई लेवल टेरर ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना के कैंप में पूरी हुई। पीओके के मुजफ्फराबाद में उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तानी सेना के जवान थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे घुसपैठ कर कश्मीर में हथियार पहुंचाने का टास्क दिया गया। आतंकवादी बाबर और उसके साथी आईएसआई के इशारे पर एलओसी पार करने के लिए पहुंचे। आगे क्या हुआ, खुद पाकिस्तानी आतंकवादी की जुबानी सुनी। और लोग क्या करेंगे, हमें पाकिस्तान के लोग शेयर है पाकिस्तान तो और हमने सामान लिया, राशन दिया, आप मुझे सामान आया किया। तो जो हमारे दूसरे साथी तो छोड़ने आए थे, तो ऊपर के 2 बेहतरीन अंदर आना था, कोई पीछे 4 लोग पीछे हमें भागे और हम 2 अंदर के अंदर कर गए थे। तो ऐसा कि हम वापस आगे नहीं जाना, फायर हो गया। पाकिस्तान के गरीब अनपढ़ नौजवानों का पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जैसे घात लगाकर शिकार करती है। लश्कर आतंकी बाबर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसका खुलासा किया है। ऐसा दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, लड़के हो गए थे, वो नहीं है, मैंने मुझे सेलेक्ट किया। मैं आप ट्रेनिंग कैंप में वहाँ कौन सी तारीख को आपको बोला गया कि आपको इन्फिल्ट्रेट करना है? 13 को बताया गया। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के ऑर्डर पर यह लश्कर आतंकी बाबर कश्मीर में घुस तो गया, लेकिन भारतीय सेना की नजर से बच नहीं पाया। 18 सितंबर को एलओसी पर बाबर समेत 6 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने घुसपैठ को रोकने के लिए क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से डरकर 4 आतंकवादी वापस पाकिस्तान भाग गए। बाबर और उसका एक साथी भारत में घुसने में कामयाब हो गए। 25 सितंबर तक बाबर और उसका साथी एक नाले में छिप कर रहे। 26 सितंबर को सेना की सर्च पार्टी ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, लेकिन इस आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। हिंदुस्तान आर्मी ने बाबर को घेरा और सील कर लिया। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया क्लब करा के आपको हमारे बारे में तो कुछ नहीं लड़ाई में। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर दिया।
हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर दूसरी कार्रवाई में हिंदुस्तानी आर्मी ने फायर वाला उसमें साथ वाला आदमी था उसको तो मार गिराया। और मैंने जब देखी उसकी डेड बॉडी वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसके सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। मैंने जब ऐलान किया तो हिंदुस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे ऐसा टूटा, उसने मारा पीटा नहीं, पढ़ाई की तरह मीटर की तरह रखा, सरेंडर किया, मुझे इससे रिस्पॉन्स किया। इस आतंकवादी के कबूलनामे से एक बार फिर साबित हो चुका है कि पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री यूं ही नहीं कहा जाता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक। वैसे ये पहली बार नहीं है किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। अजमल कसाब को कौन भूल सकता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पाकिस्तानी आतंकवादी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के टेरर बिजनेस मॉडल को इस तरह बेनकाब किया। और टाइमिंग देखिए कि अभी पिछले हफ्ते ही इमरान खान यूएनजीए में पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित देश बता रहे थे, लेकिन एक पाकिस्तानी आतंकी के कबूलनामे ने इमरान खान को आईना दिखा दिया। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इमरान खान के झूठ की पोल तो खुद मेड इन पाकिस्तान आतंकवादी खोल रहा है। जिंदा आतंकवादी अली बाबर ने पाकिस्तान के झूठ का एनकाउंटर किया है। और टाइमिंग देखिए कि कुछ दिन पहले ही यूएनजीए में इमरान खान के झूठ को भारत ने काउंटर किया था। We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. यूएनजीए में भारत की तरफ से इमरान खान को जो आईना दिखाया गया था, उस आईने से मुंह छिपाते इमरान खान के सामने अब भारतीय सेना ने जीता जागता सबूत पेश कर दिया है। एक तरफ ये जिंदा पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकवादी है और दूसरी तरफ इमरान खान का झूठ है। We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world. पाकिस्तान से आतंकवादियों का कितना गहरा लगाव रहा है। वैसे पाकिस्तान की आतंकवादी प्रोत्साहन योजना भी बड़ी खूब है। आतंकवादी चाहे अली बाबर जैसे लश्कर तैयबा के नौसिखिए लड़के हों या तालिबान कैबिनेट के खूंखार, अनुभवी और दुनिया भर में कुख्यात हक्कानी बरादर अखुंज़ादा, पाकिस्तान के लिए हर एक आतंकवादी जरूरी होता है। उसे हर आतंकवादी भारत से दुश्मनी निभाने का हथियार लगता है, चाहे तालिबान हो या आम पाकिस्तानी। वो दीपालपुर ओकाड़ा, जो कि मैं बोलूंगा वो वेस्टर्न राजस्थान के इलाके के उसमें है, बहुत गरीब, उसके पिताजी गुजर गए और माताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो देखिए आप, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और जो उसके साथ में मिले हुए जो ये एलईटी वगैरह हैं, इन्होंने उनको बहला फुसला के उसको 20,000 रुपए दिए कि तुम माता का अपना वो करो, लेकिन तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में जाके, और आने के बाद 30,000 रुपए और दिए जाएंगे। भारतीय सेना चाहती तो इस पाकिस्तानी आतंकवादी का कबूलनामा रिकॉर्ड करके बाद में भी रिलीज कर सकती थी, लेकिन सेना ने अब की बार उसे दुनिया के सामने पेश कर दिया ताकि दुनिया को भी पता चले कि आतंकवादियों की तालिबान सरकार को मान्यता दिलवाने के लिए इमरान खान इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी बाबर सिर्फ एक जिंदा सबूत नहीं है, बल्कि उसका एक एक कबूलनामा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की देखरेख में चल रही आतंकवादियों की फैक्ट्री पर लाइव छापेमारी है, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी
और बहुत सारे आतंकी संगठनों के साथ लेकर के पाकिस्तान बहुत लंबे समय से भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए भी काम कर रहा है और दुनिया भर में आतंकवादी सप्लाई करने की ट्रेनिंग देना एक तरह से फैक्ट्री के रूप में काम कर रहा है। लश्कर का पाकिस्तानी आतंकवादी अली बाबर कोई पहला आतंकवादी नहीं है जिसे भारतीय सेना ने जिंदा पकड़ा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को मीडिया के सामने पेश किया गया है, वो भी लाइव। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवादी बाबर का कबूलनामा यह साबित करता है कि धरती पर अगर कहीं आतंकवादियों का स्वर्ग है तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठनों के लिए पाकिस्तान सबसे अच्छा ठिकाना है। पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरानों ने मिलकर अपने देश को ऐसा बना दिया है कि वहां कम से कम 12 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आराम से बिना किसी रोक-टोक के अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की नई रिपोर्ट में यह बातें कही गई हैं। जिन 12 आतंकवादी संगठनों का इस रिपोर्ट में जिक्र है, उनमें से कम 5 आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो हर वक्त भारत को निशाना बनाने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान की धरती से आतंक का प्रसार करने वाले आतंकवादी संगठनों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इनमें ग्लोबल आतंकी संगठन है, अफगान केंद्रित संगठन है, भारत और कश्मीर केंद्रित आतंकी संगठन है, पाकिस्तान के घरेलू मामलों तक सीमित रहने वाले आतंकी संगठन है और शियाओं जैसे पंथों को टारगेट करने वाले आतंकी संगठन भी हैं। इन 12 संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन का भी नाम है। इसके अलावा अल-कायदा, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इस्लामिक स्टेट खुरासान, हक्कानी नेटवर्क, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जुंदाला सिपाही-ए-साहिबा पाकिस्तान और लश्कर-ए-झांगवी का नाम रिपोर्ट में शामिल है। सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को निशाना बनाने वाले संगठनों को खास तौर पर अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी हुई है और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है तो पाकिस्तान की सत्ता छोटी मोटी कागजी कार्रवाई करके आतंकियों की रक्षा करती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद उत्तराखंड के बाराहोती में एलएसी पर 100 चीनी सैनिकों की घुसपैठ का विश्लेषण करेंगे और भारत के नाम तालिबान की वो चिट्ठी भी पढ़ेंगे जो कूटनीति की साइलेंट फ्रेंड रिक्वेस्ट की तरह है। आप रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। एलएसी पर चीन की घुसपैठिए वाली हरकतें बंद नहीं हो रही। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती में नया मोर्चा खोलने की कोशिश की है। चमोली में पड़ने वाले बाराहोती में अगस्त में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की रिपोर्ट आई है। हालांकि चीनी सैनिक कुछ घंटों बाद बाराहोती से वापस लौट गए थे, लेकिन इससे इस संवेदनशील इलाके में चीनी साजिश का अंदेशा बढ़ गया है। बाराहोती वो जगह है जहां 1954 में भी चीन ने भारतीय इलाके में पहली बार घुसपैठ करने की कोशिश की थी। बाराहोती की घुसपैठ के बाद बनी परिस्थितियां 1962 के भारत चीन युद्ध की नौबत तक पहुंचे। 1962 और 2021 की परिस्थितियों में यूं तो बहुत फर्क है, लेकिन भारत के खिलाफ एलएसी के हर पॉइंट पर तनाव बनाने और तनाव फैलाने की चीन की कोशिशें साफ साफ नजर आ रही हैं। भारत में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की एक नई रिपोर्ट आई है। इस बार उत्तराखंड में भारतीय सेना के मिडिल सेक्टर में 100 के करीब चीनी सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 अगस्त को उत्तराखंड में तकरीबन 4 किलोमीटर सीमा में घुसे 100 के करीब घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों में कुछ घोड़ों पर सवार थे। भारतीय सीमा में चीनी सैनिक कुछ घंटे अवैध तौर पर रहे। इलाके की निगरानी करने वाली आईटीबीपी जब तक वहां पहुंची, चीनी वापस जा चुके थे। चीनी हर बार इस इलाके में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो अपने एरिया ऑफ परसेप्शन तक आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये पूरा जो इलाका है हमारी निगरानी में है। जुलाई में भी आए थे और अगस्त 30 को भी कहा जाता है कि तकरीबन 100 चीनी 30 घोड़ों के साथ आए और तकरीबन 3 घंटे रहे और वापस चले गए। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक चीनी वहाँ से चले गए थे। तो दोनों देशों के बीच में कोई फेस ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन
चीन बातचीत जरूर कर रहा है सब जगह पर, लेकिन इस तरह की हरकतें चीन करता आ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के सैनिकों की ये घुसपैठ क्लेम लाइन तक भारत के सैनिकों की पेट्रोलिंग के बाद उकसावे की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जितनी बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की रिपोर्ट आई है, इसने सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि चीन भारत के साथ पूरी एलएसी पर लगातार तनाव बरकरार रख रहा है। मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक करीब साल भर आमने सामने रहे। 12 राउंड्स की बातचीत के बावजूद पश्चिमी सेक्टर में देपसांग, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचोक में स्थिति नाजुक है, तो उधर पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटे सरहदी इलाकों में चीन सैन्य निर्माण कर रहा है। और अब मध्य सेक्टर में उत्तराखंड के बाराहोती में चीनी हिमाकत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाराहोती में घुसे चीनी सैनिकों ने एक भारतीय पुल को भी गिरा दिया। हालांकि इस दावे को भारत ने खारिज किया है। हालांकि बाराहोती में चीनी घुसपैठ की खबरों के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि जुमला घर में घुसकर मारेंगे, सच, चीन हमारे देश में घुस के मार रहा है। बाराहोती में घुसपैठ की खबर इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि 1954 में चीन ने पहली बार यहां पर ही किसी भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी। 1954 की वो घुसपैठ के बाद बने हालात का नतीजा 1962 के भारत चीन युद्ध में तब्दील हुआ। इससे पहले बाराहोती में बड़े स्तर पर चीन की घुसपैठ की कोशिश तब नाकाम हुई थी जब 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन तनाव चल रहा था। ऐसे में भारत चीन की मौजूदा तनातनी में बाराहोती वाली चीनी हरकत संवेदनशील है। मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब बात तालिबान की उस चिट्ठी की जिसमें उसने भारत से ये रिक्वेस्ट की है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच हवाई सेवाएं फिर से शुरू की जाएं। रिक्वेस्ट को हिंदी में अनुरोध कहते हैं। यहां देखने वाली बात यह भी है कि तालिबान जैसे खूंखार संगठन ने अनुरोध जैसे मुलायम शब्द का इस्तेमाल किया है और एक तरह की साइलेंट कूटनीतिक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि बंदूक के दम पर आतंक फैलाने वाले तालिबान को भारत से अनुरोध क्यों करना पड़ा। भारत में बड़े बुजुर्ग हमेशा यह सलाह देते हैं कि अगर कोई अचानक अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दे तो एक्स्ट्रा खबरदार हो जाना चाहिए, और भारत को इस वक्त यही करना है। तालिबान सरकार में कार्यवाहक मंत्री अलहज हमीदुल्ला अखुंदजादा ने भारत के सिविल एविएशन महानिदेशक अरुण कुमार को एक पत्र लिखा है। इसमें अफगानिस्तान और भारत के बीच कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू करने की बात कही गई। एक तरफ तालिबान अपने यहां लोगों को मारकर बीच चौराहे पर लटका रहा है। तालिबानी नेता मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ये कह चुका है कि अफगानिस्तान में गलती करने वालों को हाथ पांव काटने की सजा दी जाएगी, दाढ़ी कटवाने वाले लोगों को कोड़े मारे जाएंगे, और दूसरी तरफ वो भारत से रिश्ते बनाना चाहता है। दरअसल इस पत्र के जरिए तालिबान ने भारत के खिलाफ एक कूटनीतिक चाल चली है। भारत अफगानिस्तान की फ्लाइट सेवा फिर से बहाल होती है तो इससे तालिबान सरकार को समर्थन मिलेगा। तालिबान ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान को मान्यता मिले, और अगर भारत फ्लाइट नहीं शुरू करता है तो भारत अफगानिस्तान के बीच चल रहे व्यापार पर असर पड़ेगा। 2019-20 में भारत अफगानिस्तान के बीच करीब 11,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। भारत अफगानिस्तान के से बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स और हर्बल दवाएं मंगवाता है, जबकि भारत चाय, कॉफी, काली मिर्च, कॉटन और खिलौने निर्यात करता है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने फ्लाइट सेवा बंद कर दी थी। हालांकि कोरोना की वजह से डीजीसीए ने 31 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट पर बैन लगा रखी है, लेकिन तालिबान ने अपनी चिट्ठी के जरिए गेंद भारत के पाले में डाल दी है। अफगानिस्तान से चिट्ठी आई है। चिट्ठी तालिबान ने भेजी है। चिट्ठी में अनुरोध किया गया है कि भारत अफगानिस्तान के बीच फ्लाइट फिर से शुरू कर दे। कॉन्फिडेंस तो देखिए, जिस तालिबान से कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता वो भारत के गले पड़ने की बात कर रहा है। बेशर्मी देखिए, जिस तालिबान को यूएन अपने यहाँ खड़े होने के लिए भी मना कर चुका है वो भारत से रिश्ते बनाना चाहता है। सबसे पहले आप तालिबान के कार्यवाहक सिविल एविएशन मिनिस्टर अलहज हमीदुल्ला अखुंदजादा की चिट्ठी के शब्दों पर गौर फरमाइए।
ताकि शब्दों के बीच फंसी कूटनीति की चाल को समझा जा सके। आप जानते ही हैं कि अमेरिकी सैनिकों ने अपनी वापसी से पहले काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया और उसे कामकाज के लायक नहीं छोड़ा। हालांकि कतर के भाइयों की तकनीकी मदद से ये एयरपोर्ट एक बार फिर से संचालन के लायक हो गया और इस संबंध में 6 सितंबर को सभी देशों को जानकारी दी गई है। 7 सितंबर को भारत को लिखे खत में अखुंदजादा ने कहा है कि भारत को अब अफगानिस्तान के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू करनी चाहिए। आगे अखुंदजादा ने लिखा है कि इस लेटर को लिखने का मकसद ये है कि दोनों देशों के बीच कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन शुरू किया जाए। दोनों देशों के बीच MOU भी है जिस पर काम जारी रहना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय एयरलाइंस अरियाना अफगान एयरलाइंस और कैम एयर भारत के लिए अपनी फ्लाइट्स को शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आपसे भी अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएं। आप अगर देखेंगे अफगानिस्तान के लोग चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो, चाहे पश्तून जो 32 लाख सेटल है इंडिया में, या चाहे कोई भी काम हो, सबसे पहले वो हिंदुस्तान की तरह देखते हैं। ज्यादातर लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हिंदुस्तान आते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ता और सबसे लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और मेडिकल प्रोफेशनल भी बहुत टॉप क्लास स्टैंडर्ड के हैं। आज अफगानिस्तान के पास ये जो रास्ता पहले खुला था नहीं है, इसलिए ये जल्दी से जल्दी इसको शुरू करना चाहते हैं। तालिबान ये बात भूल गया कि उसने चिट्ठी में जिस MOU की बात कही वो अफगानिस्तान की चुनी हुई संवैधानिक सरकार से था, न कि बंदूक के दम पर जबरदस्ती कब्जा करने वाली सरकार से। कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट हो स्टार्ट हो जाएगी। देखने हिंदुस्तान के लिए देखने की बात है और दिक्कत की बात है कि क्यों वही तालिबान जो उसका सब इख्तियार ISI के पास है, वो क्यों चाहता है कि इंडिया के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। वो तालिबान का कुछ बुरी नीयत है हिंदुस्तान के लिए, वो चाहता है कि हिंदुस्तान के लिए कुछ परेशानी का प्लानिंग किया होता हो करता है ये फ्लाइट जब स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया के सिक्योरिटी के लिए अभी ठीक नहीं है। सत्ता में आने के बाद तालिबान दुनिया से कह रहा है फिर वही दौर लाया हूँ, वही क्रूर सजाएं, वही दहशत, वही कट्टरता बंदूक तंत्र के नए पैकेट में। कुछ दिन पहले हेरात से आई ये तस्वीर देखिए जिसमें तालिबान ने 4 लोगों को मारकर लाश को बीच चौराहे पर लटका दिया था। इसके बावजूद न तालिबान को कोई शर्म लिहाज है और न ही उसके मददगार पाकिस्तान को। इमरान खान के लिए तालिबान बहुत शरीफ है। What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए तालिबान के कानून मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान के पूर्व राजा मोहम्मद जहीर शाह के जमाने का संविधान लागू करेगा, जिससे 57 साल पहले 1964 में लागू किया गया था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान के इतिहास में गोल्डन टाइम यानी स्वर्णिम दौर के रूप में याद किया जाता है। राजा मोहम्मद जहीर शाह ने 1933 से 1974 तक 40 साल देश पर शासन किया था। लेकिन तालिबान ने इस कानून में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई यानी शर्तें लागू वाला स्टार भी जोड़ दिया है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि राजा मोहम्मद जहीर शाह के संविधान में से उन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा जो शरिया और इस्लामी अमीरात के सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते। यानी संविधान का कवर पेज उम्मीदों वाला होगा और संविधान के अंदर खूनी खेल चलेगा। फिर भी तालिबान चाहता है कि भारत से उसकी दोस्ती हो जाए, भारत से मान्यता मिल जाए, लेकिन भारत इस वक्त तालिबान से उचित दूरी बनाकर चल रहा है। आज तक ब्यूरो वाला छोटा सा विश्लेषण। आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस है। देश के अधिकतर लोग समझते हैं कि हृदय रोग बुढ़ापे की बीमारी है जो 50 से 60 साल की उम्र में ही शुरू होती है। सच यह है कि हार्ट अटैक झेलने वाले लोगों में बहुत बड़ी संख्या 50 साल से कम उम्र के लोगों की है। भारत में हर 4 में से 1 मौत की वजह दिल से जुड़ी बीमारी है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में आज करीब 5 करोड़ 40 लाख लोग दिल की बीमारियों से लड़ रहे हैं, जबकि 1990 में यह संख्या 2 करोड़ 50 लाख थी। सबसे जरूरी बात यह कि कोरोना महामारी के बाद दिल के मरीजों की संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि वायरस के
संक्रमण के बाद शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी के कारण दिल की मांसपेशियों में कमजोरी की समस्या देखी गई, इसीलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।